8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच काफ़ी हड़बड़ी मच गई है। जैसे कि बताया गया था कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए आप लोगों की पेंशन किस तारीख को बढ़ोतरी होगी। और हाँ, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपकी मान लीजिए 18,000 सैलरी मिलती है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर किया जाए तो आपकी सैलरी जो भी है वो बढ़कर मिलेगी। हाँ, और पेंशन दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा चर्चा न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर है। वर्तमान में 7वें वेतन बाद उससे इसके 26,000 रुपये या उससे ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह बढ़ोतरी पिरामिड फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो अलग-अलग रिपोर्ट्स में 2.28 से लेकर 2.86 तक बताया जाता है। अगर पिरामिड फैक्टर 2.28 माना जाता है, तो न्यूनतम वेतन में संतुलित बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर 2.86 जैसे उच्च पिरामिड फैक्टर की स्थिति में कर्मचारियों को कहीं ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन की बात करें तो अभी 9,000 रुपये मिलने वाले न्यूनतम पेंशन है। 8वें वेतन आयोग को बाद 20,500 रुपये तक पहुंच सकती है, जो पेंशन के लिए एक बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। पेंशन की गणना भी बेसिक पेंशन पिरामिड फैक्टर लागू करके ही की जाती है, इसीलिए वेतन के साथ साथ पेंशन में सीधा और स्थायी फायदा होता है। अभी तक जो भी संभावित पिरामिड फैक्टर चर्चा में है वह 1.83 से लेकर 3.0 तक बताया जा रहा है। हालांकि अधिकांश विशेषताओं का मानना है कि 2.28 से लेकर 2.86 के बीच के पिरामिड फैक्टर को ज़्यादा व्यवहारिक माना जा रहा है। अगर हम अपने हिसाब से एक संतुलित अनुमान लें तो 2.28 और 2.86 दो ऐसे आंकड़े हैं जिनसे कर्मचारी की न्यूनतम और उच्च संभावना स्तर की अंदाज़ा मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 का न्यूनतम वेतन है, तो उसे 2.28 पिरामिड फैक्टर के हिसाब से नया बेसिक पे 41,040 रुपये होगा। यहाँ से आपने बात समझी। बात यह है कि अगर 2.28 और 2.86 दो ऐसे आंकड़े हैं जिनसे कर्मचारी की न्यूनतम और उच्च संभावित स्थिति का अंदाज़ा मिल सकता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 था और उसे न्यूनतम वेतन हुआ था, तो इसे 2.28 पिरामिड फैक्टर के हिसाब से नया बेसिक पे 41,040 रुपये होगा। वहीं यदि पिरामिड फैक्टर 2.86 माना जाए तो यही बेसिक पे बढ़ाकर 41,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि केवल बेसिक पे में ही 128% से लेकर 186% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रतिशत देखने में बड़ा लगता है, लेकिन यही तुलना पुराने 7वें वेतन आयोग के शुरुआती बेसिक से की जा रही है। इसीलिए वास्तव में इन हैंड बढ़ोतरी इसमें कम महसूस हो सकती है। इसके बाद आपको ये बात समझना है। बात यह है कि अगर एक मिड लेवल अधिकारी का उदाहरण लें, जैसे कि लेवल 10 पर वर्तमान बेसिक पे 56,000 रुपये है, तो 2.28 पिरामिड फैक्टर पर नया बेसिक पे लगभग आप लोगों का 1,27,908 रुपये होगा। कितना होगा? यहाँ से मैं आपको एक बार और समझा दूँ। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि लेवल 10 पर वर्तमान बेसिक पे 56,100 रुपये है, तो 2.28 पिरामिड फैक्टर, यहाँ पर समझना आपको 2.28 पिरामिड फैक्टर मैंने लगाया यहाँ पर, और बेसिक पे लगभग कितना होगा? 1,27,908 रुपये हो सकता है। वहीं अगर 2.86 पिरामिड फैक्टर पर यह अगर लगाया जाए 2.86 पिरामिड फैक्टर पर, तो आप लोगों का 1,60,440 रुपये तक पहुंच सकता है। कितना? फिर मैं आपको समझा दूं। देखिए, वहीं अगर हम 2.86 पिरामिड फैक्टर पर यह एक कितना हुआ? 1,60,440 रुपये तक पहुंच सकता है। कितना? 1,60,440 रुपये पहुँच सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को भी बेसिक पे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन केवल बेसिक पे ही पूरा सैलरी नहीं होता है। इसके ऊपर कई भत्ते जुड़ते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख HRA यानी हाउस रेल
अलाउंस और TR यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर आमतौर पर DA यानी महंगाई भत्ता 0 से शुरू होता है, क्योंकि DA को नए बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद समय समय पर DA फिर से बढ़ना शुरू करता है। यही कारण है कि नए वेतन आयोग के शुरुआती महीने में कर्मचारी को DA नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सालों बाद जब DA बढ़ोतरी होता है तो इसमें सैलरी अच्छी खासी वृद्धि होती देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से आपने ये बात समझ ली है। देखिए, इसके बाद है, अगर हम अपने हिसाब से एक अनुमानित ग्रॉस सैलरी की गणना करें तो फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि ग्रॉस सैलरी नया बेसिक पे प्लस HRA प्लस TRA प्लस भत्ते। मान लीजिए किसी कर्मचारी का नया बेसिक पे 41,000 रुपये है और वह एक श्रेणी के शहर में रहता है जहां HRA 30% तक हो सकता है। ऐसे में HRA लगभग 12,312 रुपये बनेगा। इसके अलावा TA करीब 3,060 रुपये से लेकर 720 रुपये के बीच हो सकता है, जो पोस्ट और शहर पर निर्भर करता है। इस तरह से बिना DA के भी उस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी 56,000 रुपये से ऊपर पहुंच सकती है, जो वर्तमान सैलरी की तुलना में एक बड़ा उछाल माना जाता है। अब जैसे कि मैंने ये आपको जो भी समझाया है ये वाला, अब मैं ये आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ ताकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि ये वाला पे प्लस HRA प्लस TRA प्लस भत्ते, ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ ये क्या होता है। देखिए समझे तो ग्रॉस सैलरी निकालने का तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले कर्मचारी का नया बेसिक, ठीक है, लिया जाता है। फिर उसमें घर का किराया, भत्ता यानी होता है आपका HRA, ठीक है, यहाँ से बात समझना आपको। फिर इसके बाद यात्रा भत्ता यानी TA, आपको समझना है यहाँ पर। ये बात अगर आपने समझ ली तो मान लीजिए आपने ये वीडियो देखने का पूरा फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। बाकी छोटे छोटे मोटे भत्ते जोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी की नया बेसिक वेतन 41,000 रुपये बनता है और वह बड़े शहर यानी X कैटेगरी शहर में रहता है। अब आपने ये भी समझ लिया होगा कि X क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद HRA आमतौर पर बेसिक वेतन का करीब 30% मिलता है। HRA यहाँ से बात समझना आपको, HRA ये आपको 30% के हिसाब से मिलता है। मतलब 41,000 रुपये 41,040 रुपये का 30% लगभग आप लोगों को लगभग 12,300 रुपये होगा। अब इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ना होता है, जो पद और शहर के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन समान तौर पर यह 3,600 रुपये से लेकर 7,200 रुपये तक हो सकता है। यहाँ से बात समझना आपको। इन सबको जोड़ते हैं तो केवल बेसिक 41,000 जो भी आपकी बेसिक सैलरी है वो 41,040 रुपये से 40 रुपये, उस पर HRA 12,312 रुपये और TRA जोड़कर कुल रकम 56,000 रुपये से लेकर ज़्यादा हो जाती है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि यह गणना बिना महंगाई भत्ता यानी DA जोड़े की गई है, क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर शुरुआत DA 0 माना जाता है। इसके बावजूद इतनी सैलरी बनाना ये साफ दिखता है कि नए वेतन ढांचे में कर्मचारी की कुल आमदनी मौजूदा सैलरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिससे रोज़मर्रा के खर्चे संभालना और भविष्य में योजना दोनों को आसान लाभ मिल सकता है। अब यहाँ से आपको बात समझना है कि 8वें वेतन आयोग के सबसे बड़े फायदे केवल सैलरी बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। इसका सीधा लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलता है, क्योंकि पेंशन की गणना भी बेसिक पेंशन गुणे फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही की जाती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की वर्तमान पेंशन 9,000 रुपये या 18,000 रुपये के आसपास है, उनकी पेंशन 8वें वेतन आयोग के बाद काफ़ी बढ़ सकती है। ताकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी गणनाएं फिलहाल अनुमान पर आधारित हैं और वास्तविक तस्वीर तब सामने आएगी जब सरकार आयोग की सिफारिशें की मंजूरी देगी और नई पे फिट मैट्रिक्स जारी होगी। संभव है कि फिटमेंट फैक्टर इन अनुमानों से थोड़ा कम या ज़्यादा हो, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कर्मचारियों की पेंशन को 8वें वेतन पेंशन दोनों में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग न केवल मासिक सैलरी बढ़ने वाला कदम होगा, बल्कि ये कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और बेहतरी